ये कहानी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट की, जिसका नाम था शौर्या। कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था और अक्सर जब किसी भी कॉलेज में ऐसे इलेक्शन का माहौल होता है तो सारे सीनियर्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और शौर्या जो कि इस कॉलेज के अरावली हॉस्टल से बिलोंग करता था, उसी हॉस्टल से एक सीनियर भी उस इलेक्शन में खड़ा हुआ था जिसका नाम था यशवर्धन। हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैगिंग के कुछ ग्राउंड रूल्स और प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं और उसी तरीके से शौर्या के कॉलेज का ये क्राइटेरिया था कि जब भी कोई इलेक्शन होगा तो सीनियर जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो अपने हॉस्टल के जूनियर्स को दूसरे हॉस्टल्स में लेकर जाएगा वोट मांगने के लिए, जहां पर वो जूनियर्स उन दूसरे हॉस्टल के सीनियर्स का एंटरटेनमेंट करेंगे। और रिजल्ट्स बहुत ही सिंपल था। जिस हॉस्टल के जूनियर्स ने दूसरे हॉस्टल में जाकर सबसे अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट कर दिया, समझ लो वो सीनियर इस इलेक्शन जीत जाएगा। उसी रात ठीक इसी तरह यशवर्धन और उसके दोस्त यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कुछ जूनियर्स को यानी कि शौर्या और उसके दोस्तों को लेकर जाते हैं अरावली हॉस्टल से नीलगिरी हॉस्टल की ओर। जैसे ही शौर्या और उसके दोस्त नीलगिरी हॉस्टल पहुंचते हैं तो सभी सीनियर्स वहां पर उनको देखते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हूटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर शौर्या और उसके दोस्त ऑलरेडी डर चुके थे। और इतने में ही सभी को आवाज सुनाई देती है गालियों की। सभी सीनियर्स एक साथ उन जूनियर्स को देखकर चिल्लाते हैं, चलो सारे नीचे शो देखने के लिए आ गई है। और देखते ही देखते बस कुछ सेकेंड्स में शौर्या और उसके दोस्तों को ढेर सारे सीनियर्स घेर लेते हैं। शौर्या की हालत इतने में ही खराब हो चुकी थी, उसके पसीने छूटने लग गए थे, पर उसे तो पता भी नहीं था नीलगिरी हॉस्टल के सीनियर्स का मेन एंटरटेनमेंट तो अब भी बाकी है, जो कि यशवर्धन नीलगिरी हॉस्टल के सीनियर्स को देने वाला था उनके वोट के बदले में। सबसे पहले शौर्या से सीनियर्स और यशवर्धन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की तरह, और जिसका रूल ये होता है कि हर एक गलत आंसर होने पे शौर्या को मिलेगा एक थप्पड़। पहला थप्पड़ थोड़े धीरे से होगा, दूसरा और ज्यादा, और इस तरीके से जितने ज्यादा आंसर्स रॉन्ग होते जाएंगे थप्पड़ की इंटेंसिटी भी उतने ही बढ़ते जाएगी। पर थैंकफुली शौर्या ने सारे आंसर सही दिए, बट स्टिल उनमें से एक सीनियर आता है और शौर्या को एक थप्पड़ मारकर चला जाता है। शौर्या उस थप्पड़ को बर्दाश्त कर ही रहा था कि इतने में ही उस भीड़ में से एक सीनियर अचानक से निकल कर आता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर उन सभी जूनियर्स की अंडरवेयर की ओर दिखाकर कहता है, अबे अगर 2 मिनट के अंदर तुम सभी के खड़े नहीं हुए ना तो तुम सबकी दूंगा। फिर क्या था? अगला स्टेप बड़ा ही सिंपल था। शौर्या और उसके दोस्त दीवार की ओर फेस करके खड़े थे विद देयर हैंड्स इनसाइड देयर अंडरवेयर। पीछे से यशवर्धन और उसके सीनियर फ्रेंड्स उन सभी पे फोकस कर रहे थे अपनी फ्लैश लाइट जलाकर, उन्हें गाली दे रहे थे और उनके बैक पे बम पे चप्पलों से मार रहे थे। शौर्या और उसके दोस्त बहुत ही प्रेशर में थे टू गेट देयर थिंग्स इरेक्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें फिर से और मार पड़ती। ये सिलसिला कुछ 10 मिनट तक चलता रहा और इतने में ही शौर्या के पहचान का एक सीनियर जो कि उसी कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ता था, वो नोटिस करता है शौर्या को और वो इस भीड़ में से शौर्या और उसके दोस्तों को निकाल कर लाता है। वो उन्हें उनके कपड़े देता है और कहता है उनको वापस अपने हॉस्टल रूम में जाने के लिए। मैंने ऐसे ही खौफनाक रैगिंग की स्टोरी की वीडियो एक और बनाई थी और वो थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की, और उस स्टोरी में तो स्टूडेंट को लोगों ने मार ही डाला था। अगर उस स्टोरी को देखना है तो इसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्या तुम्हें पता है कि इंडिया में 40% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल हर एक बैच में रैगिंग फेस करते हैं। 40% एक बहुत ही बड़ा नंबर है और उनमें से शायद कुछ 2 या 3% होता है जो रैगिंग रिपोर्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एनी डिसऑर्डरली कंडक्टेड एक्टिविटी, बी इट द वर्ड्स स्पोकन, बी इट टीजिंग, be it writing or be any form of activity is likely to cause physical or psychological disharm is considered as ragging। पर ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इस रैगिंग को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ एक्शन इसके अगेंस्ट मिलेंगे तो 1 दिन या 2 दिन के लिए कॉलेज उसके अगेंस्ट में एक्शन तो ले लेगा, पर तीसरे दिन से वो फिर से फंस जाएंगे। शायद यही सबसे बड़ा मेन रीजन है रैगिंग के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेने का। मैं तुम्हें बता दूं, सरकार के द्वारा एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जो कि बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम किसी के अगेंस्ट में रैगिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हो अपने कॉलेज में या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे, तो ये गारंटी कॉलेज की होनी चाहिए कि आज और आने वाले दिनों में भी वो तुम्हें रैगिंग से प्रोटेक्ट करेगा तब तक
जब तक तुम उस कॉलेज में एग्जिस्ट करते हो। 2009 की गाइडलाइन के बाद हर कॉलेज और हर हॉस्टल में एंटी रैगिंग कमेटी बनाना मैंडेटरी किया गया है। मैं तुम्हें बता दूं, सरकार के द्वारा एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जो कि बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम किसी के अगेंस्ट में रैगिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हो अपने कॉलेज में या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर पे, तो ये गारंटी कॉलेज की होनी चाहिए कि आज और आने वाले दिनों में भी वो तुम्हें रैगिंग से प्रोटेक्ट करेगा तब तक जब तक तुम उस कॉलेज में एग्जिस्ट करते हो। और अगर इन केस तुम किसी रैगिंग को अपने कॉलेज कमेटी में रिपोर्ट करते हो और तुम्हारा कॉलेज उस रैगिंग के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता है, देन तुम इस टोल फ्री नंबर पे भी रिपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद AICTE यानी कि जो ऑल इंडिया कॉलेज अथॉरिटी है, वो तुम्हारे कॉलेज के अगेंस्ट में एक्शंस लेगी, और इतनी बुरे एक्शन जिससे कि तुम्हारे कॉलेज का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सो रैगिंग इज अ वेरी बिग थिंग नाउ। इसे अब लोग और गवर्नमेंट दोनों ही सीरियस लेते हैं। इफ यू एवर फेस रैगिंग इन एनी फॉर्म, then it's your right and it's your responsibility to report that as soon as possible. Thanks for watching। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे और भी वीडियोस को देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।